नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 का है, उसकी अपन बात करेंगे। आज की क्लास दोस्त शुरू करने से पहले अपन बात करेंगे कि अपन ने जो है अब तक क्या पढ़ा। दोस्तों, अब तक अपन ने बात की है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वो चार्टर निकाला करती थी। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रूल्स और रेगुलेशंस होते थे। इसमें अपन ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, उसके बाद में फिर से इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा, उसके बाद में 1813, 1833 और 1853 के ये चार्टर एक्ट पढ़े। ठीक है दोस्तों, 1773 से 1853 तक का ये जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये भारतीय इतिहास में कंपनी रूल के नाम से आता है। यानी कि यहाँ तक जो है 1773 से लेकर 1853 तक जो है, यहाँ पे भारत में जो रूल किया है वो कंपनी ने किया है दोस्तों। लेकिन 1853 के बाद में दोस्तों भारत का जो है राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो बदलने लगा। और 1857 में दोस्तों जो है भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसको अपन 1857 यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति के रूप में अपन जानते हैं, जिसमें अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसकी जड़ें हिला के रख दी। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोस्तों ये समझ में आ चुका था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में शासन संभालने लायक नहीं रही है। अब दोस्तों, अगर ये 1857 की इतनी बड़ी जो है ये क्रांति हुई है, इतना बड़ा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके खिलाफ जो है लोग उतरे हैं, तो इसके पीछे दोस्तों कुछ ना कुछ तो रीजन हो गए। और दोस्तों, कुछ एक हल्की सी अपन जो है जानकारी लेंगे कि ऐसे वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो है भारत में 1857 की क्रांति के रूप में इतना बड़ा विरोध जो है अपन को देखने को मिलता है। फर्स्ट पॉइंट की दोस्तों अगर बात करें, तो ये फर्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पॉलिसी थी, जिसकी पॉलिसी का नाम है फ्री ट्रेड पॉलिसी, यानी कि मुक्त व्यापार नीति। समझते दोस्तों ये मुक्त व्यापार नीति क्या है? अगर मैं बात करूं कि ये अगर एक भारत है, और यहाँ पर रूल कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, आपको पता है कि 1773 से लगाकर 1853 तक आते आते जितने भी जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। तो जब ये ब्रिटिश व्यापारी जो थे भारत से रॉ मटेरियल लेकर जब ये यूके में जाते थे, तो इनके ऊपर किसी भी तरह का जो है टैक्स नहीं लगाया। और यहाँ से एक अच्छा माल लेकर जब वापस भारत में आते थे, तो इन पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, जो इम्पोर्ट ड्यूटी ड्यूटी थी, वो भी किसी प्रकार की नहीं लगाई थी या बहुत कम लगाई थी। जिससे हुआ दोस्तों ये कि भारत में जो है ये बेहिसाब आयात हुआ, जिससे जो भारत के परंपरागत उद्योग थे, जैसे कि ये सिल्क हो गया, कपास हो गया, चीनी, चाय, ये दोस्तों जो है खत्म हो गए। ठीक है, इसके अलावा ये जितने भी प्रोडक्ट इंडिया में आते थे ये मशीन मेड थे दोस्तों। ये मशीन से बने हुए उद्योग सॉरी ये थे प्रोडक्ट थे। और ये मशीन मेड प्रोडक्ट जो है भारत में जो हाथ से बने हुए जो प्रोडक्ट थे उनको खत्म कर दिया है। जिससे दोस्तों हुआ ये कि भारत में जो है बेरोजगारी बढ़ने लगी, बेरोजगारी और जो भूखमरी थी वो बढ़ने लगी। हुआ ये इसका रिजल्ट कि भारत में जो है दोस्तों गरीबी फैलने लगी। इससे जो आम जन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गया। सेकेंड चीज दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के जो किसान थे उनकी जो भूमि थी उन पे अवैध कब्जा कर रखा था और उनसे वो बेगारी करवाते थे। बेगारी का दोस्तों मतलब ये हुआ कि बिना पेमेंट में आपको काम करवाना है, वो बेगारी प्रथा कहलाती है। ठीक है, जमीन में अवैध कब्जा कर दिया था। और जो कंपनी की दोस्तों साम्राज्यवादी नीति थी, जो कंपनी की साम्राज्यवादी नीति थी, उससे जो राजे रजवाड़े थे वो खिलाफ हो गए। यानी कि जैसे कि किसी भी कोई भी स्टेट है, अगर उसका कोई वारिस नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है,
तो वो जो राज्य है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज हो जाएगा। इस तरह की पॉलिसीज जो भी राजा थे, जो प्रिंसेस थे, वो खिलाफ हो गए। उसके अलावा दोस्तों, तो उस समय जो बुलेट्स आते थे उसमें जानवरों की चर्बी मिलाए थे। तो ये दोस्तों वो सारे कारण थे जिसकी वजह से जो है अपन को 1857 की जो है अपन को भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति देखने को मिली। अब उसके बाद में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन था वो खत्म कर दिया गया और भारत में जो है 1858 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लाया गया। अब दोस्तों देखते हैं कि ये जो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया है, इसके जो है दोस्तों क्या-क्या नॉर्म्स है। फर्स्ट पॉइंट की दोस्तों अगर बात करें अपन, फर्स्ट पॉइंट की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें जो भारत का शासन था, जो भारत का शासन जो अब तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, वह शासन जो है अब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसके हाथ में चला गया। यानी कि अब जो है भारत में डायरेक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है रूल करेगी। यानी अब जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है भारत में स्थापित हो गया। अब दोस्तों भारत में ब्रिटिश क्राउन की तरफ से जो है वो रहेंगे, एक नई पोस्ट बनाई गई स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये बैठते थे भाई साहब यूके में और इनकी सहायता के लिए एक 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई। इस काउंसिल को नाम दिया गया भारत परिषद, इंडिया काउंसिल नाम दिया गया। हालांकि ये जो इंडिया काउंसिल दोस्तों इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी थी, ये सिर्फ सलाह दे सकती थी, लेकिन मुख्य कार्य जो है वो भारत सचिव ही करता था। उसके अलावा दोस्तों आपको पता हो कि 1784 में अपन ने बात की थी कि भारत में दोहरा शासन स्थापित हो चुका था। यानी कि राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो व्यापारिक कार्य थे उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी और जो है सेपरेट कर दिया गया था दोनों सिस्टम्स को। ठीक है, तो उस व्यवस्था के दोस्तों जो है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा जो है उसको खत्म कर दिया गया और उसके जितने भी जो राइट थे दोस्तों वो भारत सचिव को दे दिए गए। जितने भी जो राइट थे वो भारत सचिव को दे दिए गए। उसके अलावा दोस्तों जो इंडिया काउंसिल थी उसमें 15 मेंबर में से 7 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा और शेष जितने भी जो मेंबर थे वो जो कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा, यानी कि जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे दोस्तों उनको भी दोस्तों जो है साथ में रखा गया। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज और जो इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी जो मामले थे उनमें इंडिया काउंसिल की जो एडवाइस थी वो भारत सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को माननी जरूरी थी। यानी कि ये जो एडवाइस थी इस पे बाध्यकारी थी। उसी के साथ में जो स्टेट सेक्रेटरी था उसको दोस्तों एक कॉर्पोरेट बॉडी घोषित कर दिया गया। कॉर्पोरेट बॉडी घोषित करने के बाद में दोस्तों जो है इस भारत के राज्य सचिव पर यूके में या इंडिया में दोस्तों कहीं पर भी इसके ऊपर केस किया जा सकता था। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करें नेक्स्ट, तो अब तक जो है दोस्तों भारत में अब तक जो है दोस्तों भारत में चला आ रहा था गवर्नर जनरल। अब इस गवर्नर जनरल को नाम दे दिया गया वायसराय। यानी अब ये आज से वायसराय कहलाएगा और जो ये ब्रिटिश क्राउन था उसका ये भारत में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। भारत में ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। यानी अब जो है भारत में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बना है। वायसराय जो कि बैठेगा भारत में, ये है भारत का राज्य सचिव। ये बैठता है यूके में जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की इंडिया काउंसिल रहेगी।
यहाँ पे इसकी भी काउंसिल रहेगी, लेकिन ये काउंसिल भारत में बैठेगी। इसके नीचे दोस्तों रहेंगे प्रांत, जिससे खुद के गवर्नर हैं। तो ये दोस्तों जो है 1858 के बाद में भारत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से जो है अपन को देखने को मिलता है। दोस्तों ये था 1858 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है कि अब जो है भारत में जो है भारत सरकार जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है और एक नया पॉलिटिकल सिस्टम जो है भारत में स्थापित किया गया। इसके बारे में दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट जितने भी जो एक्ट आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।